मसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट जो कि हर एक एग्जाम, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में। मतलब लूसेंट हर एक के पास होता ही होता है, इसलिए मैं लूसेंट का आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो लूसेंट का हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिस्ट्री का इतिहास लेसन 1, जो कि एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके सक्सेस हासिल करने में। तो भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डीपली रिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ सके। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और फ्रूटफुल साबित हो सकेगा, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, इससे पहले मैं सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बीएसटी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाया करती थी। पर मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे जो लूसेंट को लेकर ज़्यादा मतलब टेंशन में रहते होंगे कि हाँ कैसे पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना, इतना मोटा पेज है और उसका जो हर एक लाइन मतलब दिमाग में कैप्चर करना। तो उसके लिए मतलब मैं सोची कि हाँ मतलब एक्सपेरिमेंट एक ऐसा मतलब बना के लाना ताकि आप लोग को समझ में आ सके। तो इसके ही थ्रू मैंने इस वीडियो को बनाई हूँ। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग देख सकते हैं कि लूसेंट का जो बुक होता है उसमें मतलब अभी मेरा भाई लिया हुआ है तो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको कि उसमें जो लाइन लाइन लिखा था तो वो बहुत इट्स सो बोरिंग, मतलब बहुत ही बोरिंग टाइप का लिखा होता है और उनको याद करने में उसे याद नहीं होता। इस प्रकार से आप लोग बना के लिखिएगा और मतलब इस प्रकार से मतलब सजा के लिखिएगा और बना के लिखिएगा तो आप लोग को बहुत मतलब अच्छे से दिमाग में कैप्चर हो जाएगा और याद भी हो सकता है जल्दी। इसी कारण मतलब मैं ये लेकर आई हूँ इस वीडियो को। इस वीडियो को लाने के पीछे मेरा यही मकसद है कि ताकि आप लोग को ईजिली याद हो सके मतलब लूसेंट। और ये लूसेंट का फर्स्ट पेज है, ठीक है, ये लूसेंट का फर्स्ट पेज है। तो ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। इसमें इस वीडियो में सिर्फ हम लोग फर्स्ट पेज को कवर करेंगे और फर्स्ट पेज में देखिए मैंने कितना डीपली से आप लोग को मैं लिखकर समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो बिना लेट किए हुए, ठीक है। तो फर्स्ट में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, ठीक है। जो उत्तर में हिमालय, जो भारतवर्ष है वह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला जो उपमहाद्वीप है उसे हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है, ठीक है। महाकाव्य और पुराणों में इसे भारत देश अर्थात भरतों का देश कहा गया है। और यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो मतलब जो रहने वाले लोग हैं वे भारतीय अर्थात भरत के संतान है, क्योंकि भरत, राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था, ठीक है। तो उससे भरत की संतान कहा जाता है इनके निवासियों को। और प्राचीन कबीले का नाम था भरत, ठीक है, प्राचीन कबीले का नाम था भरत। उसी के नाम पर भारत का नाम मतलब भारत रखा गया था, ठीक है। और फिर से प्राचीन भारतीय अपने देश जम्मू द्वीप को जम्मू द्वीप कहते थे अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप, ठीक है। अब प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। इनके प्राचीन ईरानी जो थे ना वे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और वे सिंधु न करके हिंदू कहते थे। और यूनानी से इंदे और अरब में इसे हिंद कहते थे। यूनानी जो थे, देखिए ईरानी थे वो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, सिंधु न करके हिंदू कहते थे। और यूनानी जो थे वह इंदे कहते थे और उसके अरब भाषा में उसका अर्थ होता है हिंद, हिंद का पुकारते थे। और मध्यकाल में हिंदुस्तान को मतलब मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, ठीक है। यह शब्द भी फारसी शब्द के हिंदू से बना है। इनकी हिंदुस्तान शब्द जो है वह फारसी शब्द से बना हुआ है, ठीक है। फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहते थे, यानी कि इंडिया के किस कारण कहने जाने लगे अति भारत को, यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा, ठीक है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। इनकी विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वह देश को दो भागों में बांटती है, कौन कौन से, उत्तर और दक्षिण भागों में, ठीक है। फिर से देखो जनसंख्या के निर्माण के प्रमुख नस्ल कौन कौन से, जो जनसंख्या है जितने भी इंडिया में पॉपुलेशन है उसमें प्रमुख नस्ल कौन कौन से हैं। तो 4 का मेंशन किया हुआ है लूसेंट का बुक में, वही मैंने यहाँ भी मेंशन की हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू, क्योंकि मैं हमेशा मतलब कॉमर्स रिलेटेड ये वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मैं हमेशा फ्लो चार्ट और वगैरह और उसमें मतलब सुंदर से डेकोरेट करके लिखती हूँ। उस प्रकार मैंने इसमें भी लूसेंट में भी अच्छा से डेकोरेट करके और फिर से मतलब अच्छे से लिखी हूँ, 3 पेन का यूज़ करके प्लस में पेंसिल का भी यूज़ की हूँ इसमें। आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा लिखावट भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट में जय श्री राम लिख के जरूर कहिएगा, ठीक है। और आप लोग को अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। अगर ऐसे ही लगातार वीडियो चाहिए तो आप लोग लूसेंट का।
फिर से तो फर्स्ट है प्रोटोस्टोलाइट, पोलियोमेरिटेरियन, काकेसाइड और मंगोलाइट, ठीक है। प्रोटोस्टोलाइट, फिर से पोलियोमेरिटेरियन, काकेसाइड और फिर से मंगोलाइट, ये सब आप लोग का क्या है, जनसंख्या का प्रमुख जो नस्ल है। फिर से इतिहास, इतिहास को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, परंतु अगर कहेगा भारत का इतिहास तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। परंतु कहेगा इतिहास, विश्व का इतिहास, तो उसमें 4 भाग आएगा, ठीक है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल और फिर से विश्व का इतिहास, इस 4 आएगा। वैसे भारत के इतिहास में इसको हटा देंगे, बाकी तीनों शामिल रहेगा, ठीक है। फिर से एंशियंट हिस्ट्री, इतिहास जानने के स्रोत को 4 भागों में बांटा गया। इतिहास को कैसे हम लोग जान सकते हैं और मतलब किस प्रकार से उसको मतलब अध्ययन कर सकते हैं, उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, हम लोग नहीं, मतलब बुक में लिखा हुआ है। तो इतिहास जानने के 4 स्रोत कौन कौन से, फर्स्ट है धर्म ग्रंथ, सेकंड है ऐतिहासिक ग्रंथ, थर्ड है विदेशी यात्री का विवरण, फोर्थ है पुरातत्व अभिलेख। तो धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। और ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत जातक, आगम, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी। विदेशी यात्री का विवरण के अंतर्गत चीनी, यूनानी, रोमन, अरब लेखक, ठीक है, अरबी लेखक, ठीक है। फिर पुरातत्व अभिलेख के अंतर्गत अभिलेख और सिक्कों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। और भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है था वो है वेद, ठीक है। वेद, क्योंकि देखिए वेद जो है सबसे फर्स्ट में मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है कि वो भारत का सर्वजनिक धर्म ग्रंथ वेद ही होगा। और वेद की जो रचयिता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है, ठीक है। वेद के रचयिता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। आप लोग रिवीजन करते रहते आराम से याद, देखने में लगता है ये हार्ड है, पर अगर आप लोग रिवीजन करिए ना 8 से 10 मतलब 5 से 6 बार करिएगा ना तो आराम से एक पेज के लिए काफी है 5 से 6 बार रिवीजन, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से याद हो सकेगा, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 5 से 6 बार रिवीजन की तो मुझे इसलिए याद हो चुका है, और मुझे मतलब हर एक पॉइंट मतलब एक पेज का पूरा कंफर्म मेरे माइंड में ऑब्जर्व हो चुका है। वेद, वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइन बाय लाइन बोलना है, ठीक है। ये नहीं कि कहीं से उठा के बोल दी फर्स्ट में सामवेद या फिर अथर्ववेद, ऐसा नहीं, लाइन बाय लाइन बोलना है, ठीक है। मतलब सिस्टमैटिक वे में बोलना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हम लोग का ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद और फोर है अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है हम लोग का, ठीक है। और ये चारों वेद का हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन समझेंगे। तो आई होप आप लोग को ये जो डायग्राम है और ये जो फ्लो चार्ट अच्छा लगा होगा और आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा ऐसे डायग्राम देखने से। तो वेद 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो वेद है, फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद, फोर है अथर्ववेद, ठीक है। तो इसमें से सर्व प्राचीन वेद, प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, क्योंकि सबसे फर्स्ट में ये है, ठीक है। प्राचीन वेद और पुरानी वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और आधुनिक और नया वेद किसको कहेंगे, अथर्ववेद को, ठीक है। आधुनिक और नया वेद किसको कहेंगे, अथर्ववेद को। और इसके जो उपवेद है वो लिखित है, देखिए यहाँ पर। ऋग्वेद का आयुर्वेद, आप लोग सुनते हो कि आयुर्वेदिक दवाई खाइए या फिर आयुर्वेदिक ये इस्तेमाल कीजिए, ये हानिकारक मतलब हानि नहीं करेगा। तो वो आयुर्वेद उपवेद से यहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है। सामवेद यानी जिसमें साम मतलब सामवान, आप लोग देखते होंगे साम मतलब साम सुंदर को, ठीक है। वो गंधर्व यानी कि जिसमें जितने भी देवतागण होते हैं गंधर्ववेद। तो आप लोग समझ जाइए कि हाँ सामवेद गंधर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद शिल्पवेद, ये देखिए तीनों से डिफरेंट है। शिल्पवेद देखिए इसमें वेद वेद मतलब सब में र की मात्रा लगा, पर इसमें र की मात्रा नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अथर्ववेद का शिल्पवेद। फिर से ऋग्वेद का होगा, ऋग्वेद का आयुर्वेद होगा, फिर से यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद, ठीक है। आप लोग ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि हाँ ऋग्वेद का मतलब ये आयुर्वेद, फिर से यजुर्वेद का धनुर्वेद, फिर सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हम लोग ऋग्वेद के बारे में डिटेल में एक्सप्रेस समझेंगे। ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद के रचनाओं को क्रमबद्ध ज्ञान की संज्ञा को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 10 मंडल है, 1028 श्लोक है और 10,462 ऋचाएं जिसको हम लोग रचनाएं भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने वालों को यानी कि जो ऋग्वेद की रचना है उनके पढ़ने वालों को हम लोग होत्र कहते हैं, ठीक है। और फिर से ये सर्व प्राचीन ग्रंथ है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में है, ठीक है। और फिर से इसमें इसके थर्ड मंडल में है सूर्य देवता सावित्री बाई का मतलब सूर्य देवता सावित्री का वर्णन है। 9वें में है सोम देवता मंडल, ठीक है, सोम देवता का। 8वें में है हस्तलिखित ऋचाएं, ठीक है, जिसको खिल भी कहते हैं, ठीक है। और 10वें में है पुरुष सूक्त का वर्णन है, देखिए 10वें मंडल पुरुष सूक्त का वर्णन है। तो थर्ड मंडल में हो गया आपका सूर्य देवता सावित्री का वर्णन, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन, फिर 8वें में हस्तलिखित ऋचाएं और 10वां में पुरुष सूक्त का वर्णन है, ठीक है। और इसमें इंद्र के लिए 250 रचना है, अर्थात 250 मंत्र है, और अग्नि के लिए 200 रचना है। सिंपल सी बात है, इंद्र जो है था वो राजा था तो उसका ज़्यादा ही रहेगा, सिंपल सी बात है। और जो अग्नि है वो उसका मतलब ये है अंदर काम करता है तो उसका 200 कम ही रहेगा। तो ज़्यादा होगा 250, तो वो होगा इंद्र का, और अग्नि का होगा 200, ठीक है। ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं। फिर से देखिए जो पुरुष सूक्त है उसके अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है।
तो ये 4 वर्ण है तथा 4 जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो ब्रह्मा भगवान है, ठीक है, जो ब्रह्मा भगवान उनके उनके अति से। देखिए यहाँ पर तो ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय के भुजाओं से, वैश्य के जंघाओं से और चरण शूद्र से, ठीक है। इनकी जितने भी जो ये 4 जो है वर्ण है वो सबकी उत्पत्ति इन इन सब से हुई है, ऐसा वेदों में लिखा गया है, ठीक है। जो भगवान विष्णु भगवान है, जो ब्रह्मा भगवान, उनसे उनके मुख, भुजाओं और जंघाओं और शूद्र और चरण से निकली, ठीक है। ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर क्योंकि चरण से। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधनय शब्द का संबंध गाय से है, ठीक है। अधनय शब्द का संबंध गाय से, याद रखिएगा, अधनय का गाय का संबंध है, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर आता है महात्मा बुद्ध का जन्म। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में, ठीक है। बीसी का मतलब होता है उल्टा, और मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में। देखिए आपको उल्टा लग रहा है, अरे 483 में वो मृत्यु हो गई उनका, आज 563 में जन्म हो गया, उल्टा ही नहीं लिख रहा है, देखने से लग रहा है। पर हाँ ये ऐसा है, क्योंकि बीसी का मतलब होता है उल्टा, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है। तो इसकी उल्टा ही होता है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 में हुआ था, 563 बीसी में। और जो महात्मा बुद्ध का जो ये मृत्यु हुआ था वो 463 बीसी में, ठीक है। जन्म है जीसस क्रिस्ट 0 ईस्वी, बर्थ ऑफ द ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था। फिर से बीसी का बीसी ईसा का मतलब होता है ईसा पूर्व, और बीसी का मतलब उल्टा होता है। इसका फुल फॉर्म बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्टस, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय, ठीक है। एडी का होता है, एडी का फुल फॉर्म ईस्वी, जो कि अभी अभी मेंशन होता है कि हाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो ये सब आंदोलन हुई थी। तो अभी हम लोग ईस्वी मेंशन करते हैं, तो उसी प्रकार पहले के समय में, मतलब बहुत पहले के समय का बीसी लगाया था, ठीक है, ईसा पूर्व लगाया था। अभी अभी हम लोग के समय में ईस्वी लगाया था। इस ईस्वी में ये कार्य हुआ, इस ईस्वी में ये इवेंट हुए, ठीक है। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमोनी। फिर से संवत 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विक्रम, शक, गुप्त, हिजरी, ठीक है। तो 4 संवत होते हैं, विक्रम, शक, गुप्त, हिजरी। तो विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत। विक्रम, शक, गुप्त, हिजरी, विक्रम, शक, गुप्त, हिजरी, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। फिर से देखिए इसका विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड है वो है 57 से 58 बीसी, ठीक है। और शक संवत का टाइम पीरियड है 78 ईस्वी, ठीक है। और गुप्त संवत का है 319 से 320 ईस्वी, और हिजरी का है 622 ईस्वी, ठीक है। ये चारों में सबसे डिफरेंट ये, क्योंकि इसमें बीसी लगा हुआ है और ये सब तीनों में ईस्वी लगा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे डिफरेंट जो हम लोग का संवत है वो विक्रम संवत है, ठीक है। और जो यहाँ के उज्जैन के जो स्थानीय राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने शकों को हराया था। और विक्रमादित्य की अभी तक इतिहास में लगभग 14 उपाधियाँ हो चुकी है। और जो कुषाण वंश थे से संबंधित थे, कनिष्क राजा, ठीक है, जो बहुत प्रतापी थे। और प्राचीन भारत पर आक्रमण करने वाले 4 विदेशी शक्तियाँ कौन कौन सी थी? हिंदी, यूनानी, शक, पहला कुषाण, ठीक है। हिंदी, यूनानी, शक, पहला कुषाण, हिंदी, यूनानी, शक, पहला कुषाण, 4 विदेशी शक्तियाँ थी जो कि भारत पर आक्रमण करने वाली थी, ठीक है। तो 4 विदेशी शक्तियाँ हिंदी, यूनानी, शक, पहला कुषाण थे, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगा, क्योंकि एक पेज में मैंने इसको डीपली और पूरा मतलब अच्छा से एक्सप्लेन की हुई, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके और आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट और फ्रूटफुल साबित हो सके ये वीडियो आप लोग के लिए। तो अभी तक इतिहास में टोटल विक्रमादित्य 14 उपाधियाँ हो चुकी है, जिसमें से सबसे फेमस उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की है। सबसे फेमस उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की है। भारत का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है या आधुनिक कैलेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दोनों जो कैलेंडर है किस संवत पर आए थे? शक संवत पर आए थे। भारत का जो कैलेंडर है जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर आधुनिक कैलेंडर होता है वो शक संवत पर आए थे। और गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया था, ठीक है। और हिजरी संवत मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है। और जिसके जो थे संस्थापक वो मोहम्मद साहब में पैगंबर है। और इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में हुई थी, ठीक है। अब शक संवत एवं हिजरी संवत के मध्य कितने वर्ष का अंतर है? कोई पूछेगा शक संवत, हिजरी संवत, तो शक संवत का कितना टाइम पीरियड? 78 ईस्वी, ठीक है, मतलब 78 ईस्वी। और हिजरी संवत का है 622 ईस्वी। तो इसमें से इतना माइनस कर दें तो मेरा आ जाएगा आंसर, ठीक है। परंतु जब कहेगा शक संवत और विक्रम संवत, विक्रम संवत सबसे 4 संवत में डिफरेंट संवत है, ठीक है। उसमें बीसी लगा हुआ है, इसमें ईस्वी लगा हुआ है, ठीक है, इन तीनों संवत में। तो इसका है 78, शक का संवत का 78 ईस्वी, ठीक है। इसका 57 बीसी, तो इसको उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पर 78 और 57 को जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर जाएगा, ठीक है। ऐसा है, तो क्वेश्चन मान लीजिएगा। अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था, ठीक है। इस पुस्तक में 1/3 भाग केवल सिकंदर का आक्रमण का वर्णित है, ठीक है। अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था और इस पुस्तक में 1/3 भाग केवल सिकंदर का आक्रमण का वर्णित है। और भारत को स्वच्छाचारी शासनों वाला देश कहा गया जाता था इसके अंतर्गत, इस मतलब ये बुक के अंतर्गत। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद, यानी कि जो मतलब सनातनी हो गए, जो सनातन धर्म को जानते मानते हैं, जो सत्संग
मतलब ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा कि हाँ, चाहे वो भगवान कथाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उनको पता होगा कि हाँ, वामन अवतार जो जिसमें के अंतर्गत जो भगवान विष्णु थे वो वामन अवतार का धारण किया था। उसमें उसमें राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे थे, ठीक है। तो वही जो जो उनका उल्लेख है वो किसमें मिलता है, ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। ऋग्वेद के अंतर्गत गायत्री मंत्र और वामन अवतार दोनों का मतलब उल्लेख मिलता है। सेकेंड जो हम लोग का है यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का व्याख्या है। मतलब इसमें जितने भी यज्ञ होते हैं उनके जितने भी रूल्स है उनको मतलब इसमें देखने को मिलता है, इसमें मेंशन है, ठीक है, यजुर्वेद में। और जितने भी विधि विधान है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, सबका व्याख्या यजुर्वेद में मिलता है। और ये गद्य और पद्य दोनों में, यानी कि कविता और मतलब कहानी दोनों में है, ठीक है, यजुर्वेद। और फिर से यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। और यजुर्वेद का जो ऋचाएँ है इसको पढ़ने वालों को हम लोग कहते हैं अर्धवायु कहते हैं, अर्धवायु कहते हैं, ठीक है, अर्धवायु। और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। फिर थर्ड जो है वो सामवेद है। यह वेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। किस वेद को संगीत का जनक कहा गया है, सामवेद को संगीत का जनक कहा गया है। इसके ऋचाएँ को पढ़ने वालों को उदात्र कहते हैं, ठीक है। इसके जो ऋचाएँ अर्थात रचनाएँ हैं उसको पढ़ने वालों को उदात्र कहते हैं। इसके जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है। और फोर्थ का अथर्ववेद, फोर्थ जो उनका है वो अथर्ववेद है। इसमें जादू टोना, आप लोग सोचते हैं ना कि अरे जादू टोना ये सब क्या होता है, ये सब पहले से हम लोग का वेद में मेंशन किया हुआ है। इसी कारण आज जो मतलब हम लोग सुनते होंगे जादू टोना, फिर वशीकरण, बलिदान वगैरह, ये सब मतलब इसमें तो चारों वेद से ही उत्पत्ति हुई है। तो अथर्ववेद में इसका मेंशन पहले से ही है, जादू टोना का, वशीकरण का, बलिदान का। इसके ऋचाएँ को पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहते हैं, यानी कि ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। इसके ऋचाएँ को पढ़ने वालों को ब्रह्म कहते हैं। इसकी उपवेद कौन से शिल्प वेद है, फिर से यह एक ऐसा वेद है जिसमें जो बालिका होती है तो उनकी जन्म की निंदा करता है। इनके यह एक ऐसा वेद है जो बालिका होती है तो उसके जन्म की निंदा करता है। और इसमें 731 मंत्र है और 6000 पद्य हैं, ठीक है। 731 मंत्र है और 6000 पद्य हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हल्का सा थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हुआ होगा मुझसे और कोई वर्ड बोलने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं एवोल्यूशन का फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ। तो मतलब उतना मेरा हमको एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे तो मतलब मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। मैं अभी तो ये ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर में पढ़ रही हूँ। तो मतलब मैंने सोचा कि आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा वीडियो बनाने से, क्योंकि इसको बनाने में मुझे 1 से 2 घंटे लग गया था, मतलब अच्छे से लिखने में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इतना सारा मतलब फ्लो चार्ट में मैंने मेंशन किया था और प्लस में 3 पेन का मैं यूज़ की हूँ इसमें, क्योंकि ये आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसमें आपको हर एक मतलब पेज को डीपली रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तभी आप लोग एग्जाम में को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 10th या 12th का एग्जाम नहीं है कि आप लोग मतलब कैसे भी करके पास हो जाएगा या टॉप ला सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 10,000 वैकेंसी के लिए 30 लाख बच्चा फॉर्म भरते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है भाई। इसलिए बहुत रगड़ कर, बहुत जम कर मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मिलती किसी को मंजिल, उसके लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है भाई।